नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्ज़ाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कल हम लोग चर्चा किए थे मानसून को लेकर के, जलवायु को लेकर के, मौसम को लेकर के, और उस चर्चा के क्रम में हम लोग मौसम को समझे, मौसम के तत्व को समझे, जलवायु को समझे, उसके तत्व को समझे, उसको प्रभावित करने वाले कारक को समझे। फिर हम लोग मानसून की परिभाषा को देखे और मानसून क्या है हम लोगों ने इस पर विचार किया। और इसके बाद मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा किए। और उसके बाद हम लोग कल ही एक कथन लेकर के चले थे इसके पहले वाले वीडियो में कि भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून और ITCZ के स्थानांतरण का परिणाम है। तो इस कथन के आलोक में हम लोग कई सिद्धांतों को, कई चीज़ों को देखे। आज हम लोग इस कथन के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, इसकी व्याख्या को समझने के लिए भारतीय मानसून की यांत्रिकी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे ही हम शुरुआत करेंगे यांत्रिकी की, तो भारत के मानसून, भारत की जलवायु मानसून की यांत्रिकी को समझने के लिए हमें इसके ऋतु चक्र को हम लोग इस तरह से देखेंगे। फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु या मानसून आगमन का जो सूचक है उसको कैसे समझेंगे। फिर मानसून आगमन होता है उसको हम लोग आगे चल करके समझेंगे। फिर मानसून आगे क्रमशः है आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसका अपना एक चेन है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग मानसून की जो शाखाएं विभाजित होती हैं उसको समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मानसून वापस होता है, मानसून की वापसी, और फिर शीत ऋतु में मानसून की क्या सिचुएशन है इसको समझने के साथ ही हम लोग पश्चिमी विक्षोभ को देखेंगे। और उसके बाद हम अपने कंक्लूजन पर आएंगे, अपने विषय पर आएंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने विषय की शुरुआत करें, हम ये कहना चाहेंगे कि अभी चूँकि शीत ऋतु चल रही है, मौसम बड़ा सुहावना रहा और भी चीज़ें रही, लेकिन इसमें जो बरसात हो गई, तो क्यों ना हम लोग जब मानसून पढ़ ही रहे हैं तो उन कारणों पर भी चर्चा कर लें बरसात के। या एक चीज़ और है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में या हमारे मानसून आने का समय जो जून में है, 1 जून से मानसून हमारे केरला के तट पे टकराती है, लेकिन इसके पहले जो मई में बरसात होती है, तो उन सारे कारणों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक मानसून। देखिए, भारतीय मानसून को समझने के लिए, जलवायु को समझने के लिए कम से कम 1 साल तो भारत में बिताना होगा। और भारत में बिताने का अर्थ यह है कि भारतीय मानसून को, भारतीय ऋतु चक्र को समझना पड़ेगा। तो जब भी हम यांत्रिकी को समझेंगे तो ऋतु चक्र को, वार्षिक ऋतु चक्र को हम लोग समझेंगे। और वार्षिक ऋतु चक्र में हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु से इसलिए शुरुआत करेंगे कि पहले हम लोग वाष्पीकरण को देखेंगे। चूंकि वाटर साइकिल जब हम लोग देखते हैं तो पहले वाष्पीकरण आता है, वाष्पीकरण के बाद संघनन होता है, फिर क्या होता है, फिर बरसात होती है। उसके बाद अब जैसे गर्मी के दिनों में आप पानी पीने के लिए मटके का प्रयोग करते हैं, सुराही या घड़े का प्रयोग करते हैं, और उसमें सुबह 8 बजे पानी आप भर करके रख दिया, कमरे में आपने छोड़ दिया। पानी का जो लेयर है, पानी का जो लेवल है, आपने उसको देख लिया कि इतना आपने पानी भरा है। लेकिन 8 PM का अर्थ वही है, मतलब 8 बजे रात में या 9 बजे रात में जब आप पानी को देख रहे हैं, तो क्या वो पानी उतना ही होगा या उससे कम होगा? कुछ परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पानी और भी ठंडा होता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर के आधार पर जब वाष्पीकरण होगा तो कहीं ना कहीं शीतलन की भी प्रक्रिया होगी। अब वहां से जब गर्म हवा, तापमान जो है उसका, ये वाष्पीकरण के साथ ही वो शीतलन का प्रभाव होगा, पानी का लेयर नीचे आता है। तो इस तरीके से ऋतु चक्र को समझते हुए हम लोग मानसून का आगमन की ऋतु देखेंगे और मानसून की वापसी की ऋतु देखेंगे और शीत ऋतु को हम लोग देखेंगे। कल हम लोग एक पृथ्वी की गतियों का एक डायग्राम हम लोगों ने देखा था, तो कल ही हम लोग चर्चा किए थे, इसके पूर्ववर्ती लेक्चर में ही चर्चा हम लोग किए थे कि
कुछ डेट हैं, इनको याद रखना होगा, जैसे मई में, मार्च में, सितंबर में, दिसंबर में या जून में, इस तरीके के कुछ डेट थे। और उस पर हम लोगों को ये देखना था कि सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण, चूंकि कल ही हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इसको हम लोग आभासी स्थानांतरण ही करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि जो भी हमारे मित्र कल के वीडियो लेक्चर को भूल गए हों, नहीं देखे हों, तो उनके लिए कुछ शब्द आपको कठिन समझ में आ रहे होंगे, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिकोड एग्ज़ाम ने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है इंडियन ज्योग्राफी की, आप वहाँ जा कर के इसके पूर्ववर्ती जो भी ज्योग्राफी के लेक्चर हैं आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। विषय का मतलब ये है कि कल जब हम लोग डेट देख रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डेट देख रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि जो सूर्य की किरणें कब लंबवत होती हैं विषुवत वृत्त पे, मतलब सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण उत्तर की तरफ होना, ये 21 मार्च को जब सूर्य वर्टिकल होता है। और हम लोग इसके पहले ही ये सीखे, ये समझने की कोशिश किए, ये जाने कि एक महीने में 8 डिग्री तक सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण होता है। डिग्री देशांतर में नहीं, ये अक्षांश की बात हो रही है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ITC-Z को हम लोग कल समझे, कल ही डोलड्रम को हम लोग समझे। ये 0 डिग्री पे यदि 21 मार्च को सूर्य की किरणें वर्टिकल होती हैं तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ITC-Z का निर्माण होता है। लेकिन चूंकि अब पृथ्वी की गति मूव कर रही है, तो यहाँ जो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, तो ये सीधा है ऐसे, परिणाम स्वरूप ये निम्न वायुदाब क्षेत्र पर ये उत्तर की ट्रेड और दक्षिण की ट्रेड ऐसे आकर के मिलती है और निम्न वायुदाब गर्त का निर्माण होता है, ITC-Z का निर्माण होता है। लेकिन ये यदि मार्च में है तो अप्रैल में क्या होगा, 8 डिग्री और ऊपर जाएगा यहाँ। अब 8 डिग्री, तो यहाँ अब ITC-Z की क्या परिभाषा होगी, तो ITC-Z ऐसे रहेगा। लेकिन यही जब एक महीने बाद मई की हम लोग बात करते हैं, मार्च अप्रैल मई में, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ आएगा। इस तरीके से सूर्य की किरणें, इनका आभासी स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन ITC-Z अब क्या होगा, ITC-Z का, कि ये ITC-Z इस तरह से तो सीधा है, लेकिन यहाँ आकर के ये ऐसे हो जाएगा और टिल कर जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, तो ये टिल कैसे करेगा, क्योंकि भारतीय प्रायद्वीप की जो विशिष्ट बनावट है, भारतीय प्रायद्वीप की जो विशिष्ट बनावट है, ये पठार है, ये हीट होंगे, हीटिंग होगी। चूंकि भारत में ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, देखिए यहाँ ये याद रखना होगा कि ये जो 23.5 डिग्री हमारी निकल के ऐसे जा रही है, तो ये अभी हम लोग ग्रीष्म काल की बात कर रहे हैं। तो 23.5 डिग्री पर सूर्य लंबवत कब हो रहे हैं, सूर्य की किरणों का स्थानांतरण कब हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीष्म काल की, इसको यदि हम लोग आप उलट दिए, इसको आप भूल गए, इसको आप दिसंबर सोच लिए, तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, फिर मानसून समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको वो डेट याद रखने पड़ेंगे जो परिक्रमण के दौरान थे। और अभी हम लोग जब ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो जाहिर सी बात है कि 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण होगा जून तक, जून में पहुंचेंगी, क्योंकि यहाँ मार्च में ये विषुवत वृत्त पे लंबवत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इस तरह से ITC-Z का निर्माण क्यों होगा, तो इसलिए होगा कि जब सूर्य की किरणें तो सीधे 8-8 डिग्री आगे बढ़ रही हैं, मतलब 16 डिग्री पर आकर के जब सूर्य की किरणें यहाँ होंगी, तो यहाँ सूर्यातप ज़्यादा होगा, पठारी इलाका है, और जब सूर्यातप ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब विकसित होगा। और चूंकि ये पहले से ही वायुदाब पेटी आगे बढ़ रही है सूर्य के किरणों के तापमान के साथ साथ, तो ये पेटी ऐसे टिल कर जाएगी। क्लियर। अब ये पेटी टिल कर जाएगी तो क्या होगा, अब इसका परिणाम हम लोग देख लें। तो इसके परिणाम को देखने के लिए थोड़ा सा इस थ्योरी को आप समझ लीजिए कि मार्च और मई के बीच में सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण
उत्तर की तरफ, जो अभी हम लोग बोले थे उसको अब आप थ्योरी के माध्यम से देख लीजिए कि कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, परिणाम स्वरूप अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ITCZ भी उत्तर की तरफ खिसक जाता है। अब चूंकि ग्रीष्म ऋतु के महीनों में देश के आधे उत्तरी भाग में तापमान बढ़ने और वायुदाब के कम होने का परिणाम क्या होता है, यही समय होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप एक लंबा सकरा निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। कहाँ से? तो जून में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर ऐसे लंबवत होंगी तो ये जो थार का मरुस्थल और अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये क्या होगा, जून में यहाँ टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री हो जाता है। तो क्या होगा कि यहाँ से, और जब यहाँ के और सूर्य, चूंकि ये कर्क रेखा के नीचे दक्षिणी भाग जो है वो हमारा पठारी इलाका आता है, तो यहाँ जो हीटिंग होगी, परिणाम स्वरूप टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर लो होगा, और जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर लो होगा तो इसका परिणाम क्या होगा कि अब ये ITCZ और खिसक करके ऐसे इस तरह से ITCZ तैयार होगा, निम्न वायुदाब गर्त। और ये एक बड़ा गर्त जो पश्चिम में थार के मरुस्थल से लेकर के पूरब में छोटा नागपुर तक, ये पटना छोटा नागपुर तक ये विस्तृत होगा। ठीक है, अब ये निम्न वायुदाब जब विस्तृत हो गया तो इसका परिणाम क्या है, इसको हम लोग समझ लें कि जैसे ही ये विस्तृत होता है तो इसके परिणाम स्वरूप इसके आसपास वायु परिसंचरण होगा। वायु परिसंचरण के विषय में हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि वायु परिसंचरण का परिणाम यह होगा कि उष्मा का स्थानांतरण होगा, और उष्मा, चूंकि उष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, तो उष्मा का स्थानांतरण पवनों के द्वारा हो रहा है। और इन पवनों की दिशा क्या है, तो पवनों की दिशा है समुद्र से स्थल की ओर। क्यों समुद्र से स्थल की ओर? तो अभी तक जो निम्न वायुदाब गर्त था, जहां ये उत्तर पूर्वी ट्रेड और दक्षिण पूर्वी ट्रेड आकर के जिस जगह पे मिलती थी, ये वायुदाब पेटी खिसक के आगे चली गई सूर्य की किरणों के साथ। तो जैसे जैसे ये सूर्य की किरणों के साथ आगे बढ़ेंगी, वैसे तो इन व्यापारिक पवनों के मिलने का बिंदु भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों पवनें इसी निम्न दाब क्षेत्र पर मिलती हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लिए। अब एक चीज बताइए कि जैसे आप गांव में हो, शहर में हो, या आपके किसी मित्र की शादी, तो अक्सर कब होती है? मान लीजिए अप्रैल मई में हो रही है। अब किसी मित्र का नाम सोच लीजिए, हम नाम नहीं लेंगे, और उनकी शादी मान लीजिए कि 20 या 22 मई को होने वाली है, या आपके किसी परिचित के घर में कोई शादी या फंक्शन इस तरीके का है, होने वाला है। लेकिन होता क्या है कि 20 या 22 मई को बरसात खूब हो रही है, शाम के समय खूब आंधी पानी आया और बरसात हो गई। लेकिन आपको ये पता है कि भारत में मानसून जून में आता है, 1 जून से मानसून आएगा, चूंकि आपने पढ़ा है मानसून का। तो ये क्या है, ये 10 दिन पहले ये क्या हो रहा है भाई, है? तो इसको समझना पड़ेगा। तो जैसे ही ये ITCZ खिसक करके इधर शिफ्ट होता है, यहां शिफ्ट होता है, ये 16 डिग्री पर सूर्य की किरणें मई में जब पहुंचती हैं तो ITCZ इस तरीके से बनता है। और जब ITCZ इस तरीके से बनेगा निम्न वायुदाब क्षेत्र, तो अब क्या होगा कि ये जो दक्षिण पूर्वी पवनें हैं, ये यहां से एक विषुवत वृत्त को क्रॉस करेंगी और ये निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगी। और चूंकि जब ये निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगी तो ये महासागरों से इन्होंने कुछ आर्द्रता भी ग्रहण कर लिया है। तो परिणाम स्वरूप यहां एकाएक पवनों के मिलने से प्रचंड तूफान और बारिश होगी। लेकिन अभी मानसून नहीं आया है, ये बारिश जो हुई है ये मानसून नहीं आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मानसून आगमन का सूचक। इसको हम लोग मानसून आगमन का सूचक कहेंगे, लेकिन इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अब चूंकि वर्षा का जो भारत में जो वर्षण का
विस्तार है वो इस तरह से चलता है, ऐसे ऐसे ये विस्तार चलता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता है, ये विस्तार ऐसे चलता है, ठीक है, अपनी विशिष्ट बनावट के हिसाब से। तो जब यहां से ये चलेगी तो केरल के तट पर जब ये टकराती है तो केरल में इसको हम आम्रवृष्टि कहते हैं, आम वर्षा, आम खाने वाला आम केरल में। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में से होकर के जब ये इधर बढ़ती हैं, आसाम में पहुंचती हैं, तो इनको चाय वर्षा कहते हैं। जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसको काल बैसाखी के नाम से, ये इसका स्थानीय नाम है। लेकिन चूंकि हम लोग निम्न वायुदाब क्षेत्र की चर्चा की, क्या आपके कभी बचपन में ऐसा हुआ है कि मई में आप अपने घर पे हों और छुट्टी हो गई है स्कूल की और ननिहाल चले गए हों, और वहाँ जब गए खूब धमा चौकड़ी हो रही है, लेकिन 10 से 11 बजे के बाद नाना या मामा या मम्मी या कोई भी आपके रिलेटिव उन्होंने कहा कि नहीं खेलने नहीं जाना है, खा पी करके दोपहर में आराम करो, और आप निकल लिए। ढूंढते ढूंढते 2 बजे के बाद आप किसी तरह से मिले तो बाकी जो माँ सेवा करती है भारतीय परंपरा के अनुसार वो सेवा हुई। लेकिन बुजुर्ग कह रहे हैं कि बताओ धूप में टल रहा है, लू लग जाएगी। तो जैसा कि कल पवनों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो स्थानीय पवन का नाम आया था, तो ये स्थानीय पवन जो उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में ये जो पवनें चलती हैं, ये इसी निम्न वायुदाब गर्त के निर्माण के कारण ये पवनें, इन पवनों का परिसंचरण होता है जिनको स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। और ये शुष्क पवनें काफी गर्म होती हैं। गर्म क्यों होती हैं? तो सूर्य चूंकि अब 23.5 डिग्री पर लंबवत हो रहे हैं, जब 23.5 डिग्री पर लंबवत हो रहे हैं तो यहाँ ITCZ आगे बढ़ गया और टेम्परेचर काफी ज्यादा हो रहा है। और जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ, निम्न वायुदाब क्षेत्र हुआ और वायु परिसंचरण हो रहा है। तो जब ये वायु परिसंचरण होगा और मौसम में टेम्परेचर ज्यादा है तो कैसा वायु, तो वो उस हवा का नेचर क्या होगा, वो हवा कैसी होगी, वो हवा काफी गर्म होगी, ठीक है। तो ये गर्म हवा एक निश्चित समय में ही चलती है, इसके बाद ये हवा नहीं चलती, यह परिस्थिति जन्य है। तो ये स्थानीय हवा का गुण है, तो इसको स्थानीय भाषा में हम लोग लू कहते हैं। अब चूंकि लू को हम लोग समझ गए, निम्न वायुदाब गर्त को हमने देख लिया, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति को हमने देख लिया, और मानसून के आगमन का सूचक भी हो गया। चूंकि देखिए भारत युद्ध है और बुद्ध दोनों को, यहाँ दोनों की संस्कृति का पुष्पन और पल्लवन हुआ है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण भी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध की भी पूजा होती है, युद्ध और बुद्ध दोनों की पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्षा को पौराणिक आख्यानों में इंद्र के रूप में देखा गया है कि इंद्र इसके देवता हैं। तो आइए हम लोग इसी संस्कृति पर अपने परीक्षा को एक कहानी से जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बरसात के लिए घोषणा हो गई कि नहीं चलो, और मई में ही इधर काल बैसाखी, चाय वर्षा और आम्र वर्षा आकर के घोषित कर दिया कि अब महाराज आ रहे हैं, वर्षा ऋतु आने वाली है, सतर्क हो जाओ, संभल जाओ। तो क्या होता है, अब इसको हम लोग मानसून आगमन के रूप में जानते हैं। और ये मानसून आगमन कैसे होता है, अब चूंकि पवने तो अब ITCZ स्थानांतरित हो गया है, तो अब पवने का क्या करेंगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, और जैसे ही यह समुद्र से स्थल की ओर पवने चलेंगी, परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आर्द्रता से लदीन पवनों से बादलों का प्रचंड गर्जन होगा, बिजली चमकेगी और मानसून का विस्फोट होगा। इसे मानसून का फटना भी कहते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु की बात आ गई है। ग्रीष्म ऋतु को सीधे सीधे ये समझिए मानसून आगमन को कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये मानसून आगमन के 4 महीने हैं मानसून के भारत में रहने के। लेकिन भारत में मानसून आते ही 1 महीने में लगभग संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये पवने हम लोग देखे थे कि किस तरह से ये आगे बढ़ती हैं, तो अब मानसून आ गई
1 जून को ये केरला के तट से टकराई, 5 जून को ये कर्नाटक के तट पर, 10 जून को ये अरबियन सागर से उठी और महाराष्ट्र में, 15 जून को ये गुजरात, जुलाई और ये ठीक है इधर बढ़ी। लेकिन बे ऑफ बंगाल में भी 1 जून को इस तरह से ये पहुंचती है म्यांमार, और 5 जून को ये सिक्किम तक पहुंची है, 10 जून को ये बिहार, पश्चिम बंगाल, 15 जून को ये उत्तर प्रदेश। इसका मतलब जैसे ही हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये पवने 2 दिशा में हो जाती है। दक्षिण पश्चिम पवने, इनको दक्षिण पश्चिम मानसून इसीलिए कहते हैं कि ये विषुवत वृत्त के दक्षिण की व्यापारिक हवाएं विषुवत वृत्त को पार करके जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ आकर्षित होती हैं, तो इनकी दिशा बदल जाती है। और चूंकि भारत में यह दक्षिण और पश्चिम दिशा से चलती हैं, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। लेकिन भारत की जो विशिष्ट भौगोलिक संरचना है, जैसे ही ये प्रायद्वीपों पर आती है, ऐसे ये जैसे ही प्रायद्वीपों पर ऐसे आएंगी, इनकी दिशा बदल जाएगी। तो यहाँ से 2 धाराएं हो जाती हैं, एक इधर अरब सागर की शाखा हो जाएगी और दूसरी बंगाल के खाड़ी की शाखा। अब चूंकि यहां पश्चिमी घाट को हम देखते हैं कि एक भ्रंश कगार है, तो अरब सागर की जो शाखा है, एक चूंकि यहां आकर के जैसे ही भारतीय भूभाग पर आती है, सेनाएं 2 भागों में बट गई, एक अरब सागर की तरफ से चल रही है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से चल रही है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अरब सागर की शाखा का नेचर क्या है। यह तो हम समझ गए कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पवनों का, ये मानसून पवने किस तरह से विस्तार लेती हैं, और मानसून पवने ऐसे चलती हैं इस तरह से। यह बरसात का जो स्वरूप है वो हमारे ऐसे है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे ये अरब सागर में प्रवेश करती हैं, इनका सामना किससे होता है। अरब सागर में प्रवेश करके ये जब पश्चिम से मुड़ती हैं, पूरब की तरफ पूर्वगामी होती हैं, ये इधर खड़ा आपका पश्चिमी घाट जो एक भ्रंश कगार के रूप में है, और दोदा बेटा के पश्चिम ये जो अनाई मुड़ी है, क्या होगा यहाँ। अभी अरब सागर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे ही ये करंट आएगी, ये पवने आएंगी, खूब जोश खरोश में आएंगी, पहला अटैक है अपना, तो ये जैसे ही आएंगी तो जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है उसी से टकराएंगी, और जब उससे टकराएंगी तो क्या होगा, वो उसी से टकरा करके उलझ जाएंगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, बरसात यहां ज्यादा होगा, ठीक है। ये ऐसे टकराई, अब चूंकि ये पार तो कर नहीं पाई, तो अब क्या होगा कि ये इधर को बढ़ेंगी धीरे धीरे। अब ये दूसरी शाखा क्या करेगी, दूसरी शाखा इसने देखा कि जब पहले हमारे नायक की, हमारे सेनापति की ये कंडीशन हो गई है, तो हम क्या करें, ये चूंकि उससे थोड़ी सी छोटी है, तो ये इन पवनों से इस घाट के पहाड़ों से टकरा करके ये सीधे उत्तर की तरफ ये बढ़ेगी ऐसे। लेकिन तीसरी जो सबसे छोटी शाखा है वो क्या करेगी, उसने देखा, अभी अरब सागर की बात हो रही है, उसने देखा कि इनकी भी वही पोजीशन है, यहां से ये घुसने की कोशिश करेगी नर्मदा और ताप्ती के मुहाने से, और जैसे ही ये उसमें प्रवेश करेगी, आर्द्रता भी ये ग्रहण करेगी, और बरसात करते हुए ये कहां पहुंचेगी, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग पर, ठीक है। ये यहां नर्मदा और सतपुड़ा के किनारे किनारे ये यहां पहुंची। अब यहां एक प्रश्न ये है कि इसको हम क्या कहेंगे। तो ये जो पार्ट है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, इसको पवनाभिमुख कहेंगे, और इसके पूर्वी ढाल को पवन विमुख कहेंगे। क्योंकि अब आप सपोज करिए कि समरसेबल का पाइप आपके हाथ में है, सामने आप दीवार पे पानी डाल रहे हैं, और दीवार के ऊपरी सिरे तक पानी डाले, तो जो भी पानी आपका जा रहा है वो दीवार के इसी पार आ रहा है, दीवार के ऊपरी सिरे पर जब पानी जाएगा तो थोड़ा बहुत पानी उस पार जाएगा। तो ये जो पानी आपके फ्रंट पे आप जो सामने फेंक रहे हैं वो पवन
पवनाभिमुख कहा जाएगा, क्योंकि ये पवनों को रोक रहा है, पवनों का डायरेक्ट प्रेशर इस पर है, और उस पार पवन विमुख कहा जाएगा। इसको कदाचित वर्षा छाया क्षेत्र भी हम कहेंगे। ठीक है, ये वर्षा छाया क्षेत्र हमारा हो गया। अब ये पवन ऐसे टकरा करके ये इसके पास पास जा रही है, तो इस पवन का नेचर क्या है कि ये दक्षिण से ये जब पूरब की तरफ जा रही है, तो ये जब भी दबाव बनाएगी तो ये पर्वत पे दबाव बनाएगी। इसका मतलब ये है कि पश्चिमी ढाल पर जो भी वर्षा होगी वो पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। इसमें पर्वत का योगदान है, इसमें और किसी का योगदान नहीं है। यह याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होती है उसको चक्रवाती वर्षा कहेंगे कि पर्वतीय वर्षा कहेंगे। ठीक, अब तीसरी इसको देख लिया जाए कि ये कहाँ पहुँचती है, तो ये यहाँ सौराष्ट्र में पहुँची और ऐसे अरावली के पास से ये निकलती है। अब जैसे ही ये अरावली के पास पहुँचेगी, गिर पर्वत को पार करते हुए जैसे ही अरावली के पास पहुँचेगी, तो एक छाया क्षेत्र हम लोग यहाँ देखें, और अरावली के पास पहुँचेगी तो यहाँ तो बरसात होगी ही, क्योंकि अरावली पर्वत इनको जब विभाजित करेगा, टकराएंगी, तो ये इसका पवनाभिमुख ढाल कौन हुआ? ये हुआ, और ये पवन विमुख ढाल हुआ। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये पवन यहां पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरह से अरब सागर की शाखा आगे बढ़ती है। इसको रिटर्न में हम कैसे समझेंगे कि पश्चिमी घाट का अवरोध मिलता है, जिससे यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर वर्षा करते हुए दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश के बाद गंगा घाटी में प्रवेश करती है। कौन? ये ऐसे ये गंगा घाटी में ये प्रवेश कर गई, गंगा घाटी में प्रवेश कर गई, जहां यह बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिलती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिलाने के लिए हमें बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी की जो प्रकृति है उस मानसून पवनों की, उसको भी समझना पड़ेगा। तो अभी पहले हम लोग इसको यहाँ रोक देते हैं कि तुम यहाँ इंतजार करो, और इनको यहाँ रोक देते हैं कि तुम यहाँ इंतजार करो, जब ये आएंगी तब तुम लोग आगे बढ़ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है। अरब सागर की दूसरी शाखा सौराष्ट्र के प्रायद्वीप तथा कच्छ में पहुंचता है और अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर बढ़ता है, और यह पंजाब तथा हरियाणा में पहुंच करके बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिलता है। तो अब यहां हमें बंगाल की खाड़ी की शाखा को समझना पड़ेगा कि बंगाल के खाड़ी की शाखा किस तरह से काम करती है। क्योंकि हम लोग पहले ही देखे हैं कि बरसात का जो स्वरूप है वो इस तरह से है, बरसात कभी भी इस तरह से नहीं है, इसका जो स्वरूप है वो ऐसे है। लेकिन इसमें एक चीज और आ जाती है, वो है चक्रवाती अवदाब। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि पश्चिमी ढाल पर जो वर्षा होगी वो वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाएगी पश्चिमी घाटों पर, लेकिन यदि पूर्वी घाट पर और नदियों के डेल्टा प्रदेश तक जो वर्षा जाती है, यह कौन सी वर्षा कहलाएगी? यह चक्रवाती वर्षा कहलाएगी, क्योंकि यह चक्रवाती अवदाब से होती है। इसको चक्रवाती अवदाब को आगे समझें, इससे पहले हम लोग बंगाल के खाड़ी के स्वभाव को समझते हैं। अब बंगाल की खाड़ी से जो आगे बढ़ती है, तो ये ऐसे आगे बढ़ रही है, ऐसे। अब चूंकि ये जब इधर आगे बढ़ रही है तो ये तो अपने प्रकृति के अनुसार बही जा रही है, लेकिन यहाँ जो विस्तार है म्यांमार के अराकान श्रृंखला का, अराकान पर्वत का, यह पर्वत क्या कहता है कि तुमको आगे नहीं जाना है, तुम वापस चलो। तो ये यहाँ से टकरा करके क्या करती है कि ये मुड़ जाती है। इनकी जो दिशा पूरब की तरफ आगे बढ़ रही थी, अब ये दिशा किधर हो गई? अब ये दिशा ऐसे मुड़ गई। अब जैसे ही ये दिशा इनकी मुड़ती है तो बरसात कहाँ होगी? तो यहाँ ये रगड़ते हुए बरसात करेगी, अराकान श्रृंखला से बरसात करते हुए ये ऐसे आएंगे, और हिमालय आगे खड़ा है। हिमालय कहेगा कि अब कहाँ जाओगे, अब तो आ गए तुम, जाना नहीं है। तो ये हिमालय पर्वत के ऐसे टकराते हुए और वर्षा करते हुए ये आगे बढ़ती है और यहाँ मिलती है। लेकिन इसी की एक उपशाखा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में प्रवेश कर जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में जब प्रवेश करती है तो काफी बरसात होती है, और उसी में से एक शाखा निकल करके पहुंच जाती है
गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बीच में। और जब वहां पहुंचती है तो परिणाम क्या होता है, निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। जब निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता तो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहां घोषित है, मौसिनराम और चेरापूंजी। तो इस तरह से ये बंगाल के खाड़ी की शाखा आगे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हमें और समझने की जरूरत है, वो चीज ये है कि जो चक्रवाती अवदाब है, तो चक्रवाती अवदाब को हम कैसे समझेंगे। तो पहले इस तरह से हम देख लें कि पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी घाट पर हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हैं, वो पर्वत श्रृंखलाएं इसकी तरह सुसज्जित नहीं है, यह भ्रंश कगार की तरह सुसज्जित नहीं है, एक बैरियर की तरह नहीं है। बैरियर तो यहां है, लेकिन ये जो कटी फटी शाखाएं दिखती हैं, ये पूर्व वाहिनी नदियों ने इनको काट दिया है। और जब पूर्व वाहिनी नदियों ने काट दिया है तो अब क्या होता है, अब यह होता है कि चूंकि यहां तो ट्रेड विंड्स का बहुत चक्कर नहीं है, लेकिन यहां से जब इस तरह से ये पवनें आगे बढ़ती हैं तो इधर से जो ट्रेड विंड्स आती है वो इनसे टकराएगी। कहां टकराएगी, तो जहां ITCZ बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि निम्न वायुदाब गर्त बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, और जब निम्न वायुदाब गर्त बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है तो दक्षिण पश्चिम पवने और उत्तर पूर्वी ट्रेड विंड्स दोनों आकर के टकराएंगी। तो यहाँ डोलड्रम नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, साइक्लोन बनेगा। और जब साइक्लोन बनेगा तो साइक्लोन की दिशा क्या होगी, पूरब से पश्चिम की ओर, और यह घूर्णन कैसे करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे जैसे ये ITCZ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चक्रवाती अवदाब भी आगे बढ़ेगा। और ये चक्रवाती अवदाब क्या करेगा कि नदियों, चूंकि अब पहाड़ों से टकरा करके तो यह वर्षा करते हुए आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन जैसे ही इसको जगह मिली नदियों के डेल्टा प्रदेश में घुसने का, ये घुसा और कहां तक पहुंची ये मानसूनी पवने, चक्रवाती अवदाब उनके उद्गम तक, कृष्णा गोदावरी। और ये लगभग चक्रवाती अवदाब हर साल आता है, यह चक्रवाती अवदाब हर साल आता है और काफी विनाश लीला करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बंगाल की खाड़ी शाखा का मैकेनिज्म, ठीक है, और चक्रवाती अवदाब। अब आगे बढ़ते हैं मानसून की वापसी। चूंकि मानसून का बढ़ना ऐसे है, हम लोग अभी तक समझ लिए कि मानसून क्या है, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत हम लोग समझे, मानसून के आगमन का सूचक कौन है, ग्रीष्म ऋतु में क्या कंडीशन है, और मानसून कैसे आगे बढ़ता है हम लोगों ने यह भी देखा। अब हम लोग देखेंगे मानसून की वापसी। चूंकि जून में सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण कर्क रेखा पर है, तो भगवान सूर्य तो वहां बैठेंगे नहीं कि भैया हम यहीं बैठे हैं, चलो तुमको जो करना है बरसात जितनी करनी है उतनी करो। वो दक्षिण की तरफ भी जाएंगे, पृथ्वी अपनी गति पे घूम रही है तो आभासी स्थानांतरण तो मकर रेखा पर भी होगा। अब जून के बाद जैसे जैसे आभासी स्थानांतरण इनका हो रहा है तो सूर्य की किरणों के साथ ही यदि हमने देखा कि ITCZ इधर बढ़ रहा है उत्तर की तरफ, तो किरणों के साथ ITCZ दक्षिण की तरफ भी आएगा, तय है। तो जब ये दक्षिण की तरफ आएगा तो परिणाम क्या होगा, तो मानसून पवनों के गुण को हम लोग पढ़े थे कि ये आवर्ती पवने हैं और इनका पूरी तरह उत्क्रमण हो जाता है। तो उत्क्रमण का अर्थ क्या हुआ कि इनकी पूरी की पूरी दिशा ही उलट जाएगी। वो किस अर्थों में उल्टेगी, तो जब ITCZ इधर दक्षिण की तरफ चलेगा, विषुवत वृत्त के दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी किरणों के स्थानांतरण के साथ ही, तो अब वायुदाब कहां निर्मित होगा, उत्तर की तरफ, और निम्न वायुदाब गर्त कहां बनेगा, दक्षिण की तरफ। लिहाजा अभी तक जो पवने महासागर से स्थल की तरफ चलती थी, अब वो पवने महासागर स्थल से कहां चलेंगी, महासागर की तरफ। इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे कि अक्टूबर और नवंबर का महीना संक्रांति का काल कहा जाता है। ये वर्षा ऋतु का जाना और शुष्क शीतकालीन मौसम आता है।
देखिए शुष्क शीतकालीन मौसम को हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग कुआर की उमस के विषय में चर्चा करेंगे। कुआर की उमस क्या होता है? जैसे लू के विषय में हम लोग चर्चा किए, तो कुआर की उमस में होता यह है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जलवाष्प भी रहता है, आर्द्रता रहती है, उसके कारण एक चिपचिपा टाइप का वो बड़ा अजीब टाइप की गर्मी लगती है, उसको कुआर की गर्मी कहते हैं, कुआर की उमस कहते हैं। वो उमस होता है आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन अक्टूबर नवंबर में सिचुएशन ये होती है कि गर्मी तो लगती है, ठंड भी लगती है, आप कंबल ओढ़ करके भी सोते हैं और पंखा भी चला करके सोते हैं, लेकिन पसीना हो, लेकिन वो चिपचिपा वाली गर्मी नहीं होगी। हवा सूखी रहेगी, शुष्क रहेगा, आर्द्रता की मात्रा कम रहती है या आर्द्रता नहीं रहती है। तो शुष्क मौसम, ये इसको शुष्क शीतकालीन मौसम कहते हैं। और यहां से हम लोग अब धीरे धीरे शीत ऋतु में प्रवेश करते हैं। कारण क्या है कि अब सूर्य जो है लंबवत कहां होंगे? मकर रेखा पर। ठीक है, यह अब सूर्य का दक्षिणायन होना है। अब चूंकि उत्तर भारत का निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह कैसे स्थानांतरित होता है? तो ये जो अक्टूबर में ITCZ है वो ऐसे निर्मित होता है, ऐसे। चूंकि हम लोग देखे थे कि ऐसे यदि हमारा विस्तार हो रहा है, किसका? मानसूनी वर्षा का, तो यह विस्तार किसका परिणाम है? वायुदाब के आधार पर चल रहा है। तो जब उत्क्रमण होगा तो ये ऐसे ही बढ़ेगा और ऐसे आएगा। जिस तरह से इसका विस्तार हुआ है उसी तरह से ये पीछे भी हटेगा। ठीक है, अब 1 सितंबर को हम लोग देखते हैं कि राजस्थान और हिमालय के पश्चिम भाग में ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है और अरब सागर शाखा। 15 सितंबर को पंजाब और हरियाणा से ये ऐसे वापस आती है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और ये अरब सागर शाखा। 1 अक्टूबर को ये उत्तर प्रदेश से वापस होती है और यहाँ महाराष्ट्र से ये ऐसे वापस होती है। 15 अक्टूबर को इसकी दिशा ये है। ठीक, अब ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे, इसको हम लोग देखेंगे। तो हमने देखा कि इस तरह से मानसून की वापसी हो रही है, ऐसे मानसून की वापसी होगी। ठीक है, अब चूंकि उत्तर भारत का निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ हो गया स्थानांतरित? तो बंगाल की खाड़ी में। और इस स्थानांतरण का संबंध किससे है? तो अंडमान के सागर से है। और जैसे ही अंडमान के सागर में ये चक्रवात होता है, अभी जैसे हम लोग वायुदाबी चक्रवात देखे हैं, तो अब यहाँ जो निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थानांतरित हो रहा है, तो उत्तर की ट्रेड और ये दक्षिण की ट्रेड ITCZ पर जब आकर के मिलेंगी तो यहाँ चक्रवात ही होगा। तो इस चक्रवात का परिणाम, चूंकि चक्रवाती अवदाब के साथ जब ये चक्रवात निर्मित होगा, तो हम लोग अभी बात किए थे कि इसकी ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है और ये नदियों के डेल्टा प्रदेश में घुसने के साथ ही ये भारी तबाही मचाता है। ठीक है, लेकिन इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो शीत ऋतु में हम देखते हैं, अब मानसून उतर गया, बरसात खत्म हो गई, शीत ऋतु आ गई। दिसंबर का महीना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये भारत में शीत ऋतु का मौसम कहलाता है। इस समय सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण अब हो गया है मकर रेखा पर दिसंबर में। और उत्तरी मैदान में उच्च वायुदाब है, मतलब मौसम ठंडा है तो उच्च वायुदाब है। और देश के ऊपर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये हमारा ITCZ, जो ये जुलाई में ITCZ हमारा इस तरह से जो जुलाई में था भारत के ऊपर 23.5 डिग्री के आगे, अब ये जनवरी में ITCZ कहां पहुंच गया? मकर रेखा के पास। ठीक है, अब ये मकर रेखा के पास ये हमारा अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, ये ITCZ, इसको एक बार फिर से हमने समझाया। ओके,
अब ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का मतलब यह हुआ कि अब जो पवन है ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन तो अपने नियमों के अनुसार चल रही है, लेकिन अब भारत में उच्च वायुदाब से मतलब स्थल से समुद्र की ओर अब पवनों का स्थानांतर हो रहा है। खूब सुहाना मौसम है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी जैसे बरसात हो गई कुछ दिन पहले, खलल पड़ जाता है। इतना आनंदपूर्ण और सुहावना मौसम, इसमें खलल पड़ जाता है। तो ये खलल क्यों भैया? जब बरसात का मौसम आपके बीत गया तो फिर ये बरसात कैसे आ गई? ग्रीष्म ऋतु में जो बरसात आई मानसून के आने से पहले, चलो मान लिया हमने कि ये मानसून का सूचक है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसको कहते हैं। जो इस समय बरसात होती है वो पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो इस सुहावने मौसम में चक्रवाती अवदाबों के आ जाने से अवरोध उत्पन्न होता है और इन चक्रवाती अवदाबों को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये चक्रवाती अवदाब क्या वो बंगाल की खाड़ी वाला चक्रवात? नहीं, ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न होते हैं, मतलब और पश्चिम से उत्पन्न होते हैं और ये पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र इधर है, आकर्षित किया, ये आगे बढ़े और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। ये इनके उत्तरी पश्चिमी भागों में पहुंचे तो पानी कहां से मिला? तो रास्ते में ये कैस्पियन सागर और अरब सागर से कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं, कुछ पानी अवशोषित कर लेते हैं अपनी उष्मा के द्वारा। ये अवशोषित करने के परिणाम स्वरूप भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होती है और यह वर्षा जब पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो घटती जाती है। देखिए यहाँ दो चीजें हैं। जब पश्चिमी विक्षोभ शब्द रहेगा तो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से पूरब की तरफ, इसके बरसात की मात्रा कम होती जाएगी, वर्षण की मात्रा कम होती जाएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा यदि पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है तो वहां पे बरसात की मात्रा कम होगी। क्लियर? और यदि पूर्वी घाट पर जो बरसात होती है वो पहाड़ों के कारण नहीं होती, वो चक्रवाती अवदाब के कारण होती है, लेकिन पश्चिमी ढाल पर जो बरसात हो रही है उसको हम लोग कहेंगे ये पर्वतीय वर्षा है। यहां तक हम लोग समझ गए। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तापमान हमारे मानसून पर असर डाल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ITCZ का स्थानांतरण हो रहा है। और ये ITCZ, इस ITCZ के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय भूभाग पर आ रहा है। और जब ये भारतीय भूभाग पर महासागर से स्थल की तरफ चल रहा है तो महासागर से उठने वाली आर्द्रता को यह ग्रहण करता है और भारतीय भूभाग पर वर्षा होती है। इस प्रकार जो हम लोगों का कथन था, कल हम लोग इसके पहले जो वीडियो में देखे थे कि एक चर्चित पिक्चर का कथन था, डायलॉग था, उस प्रश्न को हम नहीं दोहराएंगे। लेकिन हम लोगों का जो कथन था कि भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के स्थानांतरण का परिणाम है। ये क्लियर? ये तो सिद्ध हो गया हम लोगों का, ये निष्कर्ष निकल के आ गया। जो कथन हम लोग लिए थे उसका निष्कर्ष हो गया। और कुछ चीजें निकल करके आई कि भारतीय मानसून पवनें हैं और ये पवनें क्या करती हैं, जो अपने उष्मा के साथ आर्द्रता ग्रहण करती है। मतलब ये पवनें जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती हैं तो ये अपने साथ साथ उष्मा का भी स्थानांतरण करती हैं, जिससे अक्षांशीय तापीय संतुलन बरकरार रहता है और इस उष्मा से वो आर्द्रता को अवशोषित करती हैं और इसी आर्द्रता का परिणाम होता है हमारे यहाँ वर्षा। चूंकि हम लोग काफ़ी व्यापक चर्चा की है जलवायु पे और आज हम लोगों का जलवायु, मानसून, मौसम, ये सारी चीज़ें इस अपने सिद्धांत और अपने आलोचना निष्कर्ष के साथ समाप्त हुआ। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।